हेलो दोस्तों। आज से मैं इस चैनल पे आपको नवोदय का ऊपर मैं सिलेबस लिख दिया हूँ, ठीक है ना। नवोदय का मैं इस चैनल पे पढ़ाऊँगा भी। नवोदय का मैथ भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और हिंदी तो ये एग्ज़ाम के लास्ट जब रहेगा 10 दिन तो ये काफ़ी है हिंदी, ठीक है ना। तो इस चैनल पे आपको जो है देखने को मिलेगा 10th का मैथ, 9th का मैथ और ये स्पेशल फॉर नवोदय और सैनिक, ठीक है ना। और ये सब सारा कंटेंट जो आपको मिलेगा, ये सारा कंटेंट आपको फ्री इस पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और 9th और 10th का आपको है कि उसमें क्या आपको साइंस भी हम यहाँ इस चैनल पे आपको मिलेगा। साइंस और मैथ ये दोनों चीज़ इस पे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, और वो भी पूरे फ्री कंटेंट में, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करता हूँ नवोदय का क्लास। तो नवोदय की क्लास में मैं सबसे पहले इसमें इसका सिलेबस देखता हूँ, ठीक है ना। इसका सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मैथ का होता है, क्योंकि देखिए इसमें अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट देखे हैं सब इसमें है ना, इसमें अगर जितना क्वेश्चन पूछता है उसका लगभग एक दो क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट पढ़ा है उससे ये मिस होता है, बाकी सारा चीज सारा इसमें हो जाता है। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है रीजनिंग से सारे इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि मिरर इमेज से आ गया और वाटर इमेज से आ गया। तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं, आपको ज्यादातर जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, मैथ पे देना है। मैथ में भी किस किस चैप्टर पे ध्यान देना है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं मैथ में सबसे पहला चैप्टर मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर एक दो चैप्टर बच गया नहीं लिखा होगा, क्योंकि एक दो चैप्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो मैंने लिखा है, लेकिन पढ़ाऊंगा उसको भी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट में है संख्या एंड संख्या पद्धति। संख्या एंड संख्या पद्धति में आपको देखने को मिलेगा सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या को ऐड कर देंगे, मतलब लगातार 10 सम संख्या को ऐड कर देंगे कितना आएगा, लगातार 10 विषम संख्या को ऐड कर देंगे कितना आएगा। ये सब सारे आपको किस में मिलेगा, संख्या। और भी आ जाएगा कि अंकों का स्थान बदल देंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, ये सब वगैरह किसमें सारा फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर का नाम है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं यानी इसमें इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 2/3, 4/5 ऐसे एक तरह से समझिए क्या बोर्ड मास आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, बोर्ड मास। बोर्ड मास इसमें पूरा भिन्नात्मक संख्या है, इसमें आपको मिलेगा क्या, फ्रैक्शन वैल्यू सारा मिलेगा इसमें। फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 प्लस, या सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस माइनस मिलेगा, गुना भागा का के जितना, यानी सीधा समझिए बोर्ड मास आपको किसमें देखने को मिलेगा, इसमें आपको बोर्ड मास देख लो। दशमलव भिन्न में आपको जो दशमलव में आप सब जानते हैं, दशमलव में कैसे, जैसे 2.14, ये जो संख्या है किसमें, ये दशमलव में है। अब इसका आपको ऐड दे देगा, एडिशन दे देगा, सब्सट्रैक्शन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन दे देगा, ठीक है ना। मतलब जोड़ घटाव गुना भाग आपको सब दे देगा इसमें, और इसको भी एक तरह से बोर्ड मास के तौर पे इसको भी बना देगा और कहेगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर गुणनखंड और गुणांक। गुणनखंड तो आप सब जानते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि 2 और 4 का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर। इस 2 और 4 का कॉमन फैक्टर निकालिए, सब सर आपको किस में मिलेगा, फोर्थ में। और उसके आगे आपको गुणांक में लिखा है, जैसे आपको बोल देगा कि 16 का गुणांक क्या है। 16 का गुणांक क्या हम लिख सकते हैं, 16 को लिखिए, 16 को लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या संख्या आ सकता है। इसमें जो आता है ये 4 से भी बनता है, 4 × 4। और इसमें क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, ये सब। ये मतलब किससे किससे ये जो 16 है ये किससे किससे मिलकर ये बना है, ये आपको गुणांक संख्या गुणांक में बताया जाएगा। पांचवा नंबर जो चैप्टर है, पांचवा नंबर चैप्टर जो है औसत। औसत मीन्स एवरेज। एवरेज में आपको पढ़ना है कि जैसे आपको कह दिया जाएगा कि कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेला, 10 दिन खेला, ठीक है ना। वो क्या किया कि पहला पहला 3 दिन 20 रन मारा, पहला 3 दिन कितना मारा, 20 रन। फिर अगला अगला 3 दिन 30 रन, अगला
4 दिन 10 रन, तो बताइए वो पूरा औसत रन कितना मारा, उस 10 दिन में वो औसत रन कितना मारा। तो यहाँ पे हम इसका औसत निकाल देंगे, ठीक है ना। मतलब जितना इनिंग में बोलेगा उतना क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसपे पूरा ये टिका हुआ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो ये है, और आपको एक ये है। ये दोनों चैप्टर अगर आपका अच्छा से क्लियर रहेगा तो आप इसमें से ये चैप्टर भी अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, और ये दोनों तो ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। अगर ये और ये अगर आपका क्लियर है तो ये दोनों आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इस आपको इस चैप्टर पे ध्यान देना ज़्यादा, और इस चैप्टर प्रतिशत पे और अनुपात और समानुपात, यानी परसेंटेज पे और रेशियो है प्रोपोर्शनल। तो औसत यानी मीन्स एवरेज, एवरेज मैंने बताया अभी क्या होता है। और प्रतिशत, प्रतिशत में आपको कह दिया जाएगा कि जैसे 16 का 30% कितना है, वैसे नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन आप थोड़ा बड़ा करके आएगा। जैसे 10 कोई राशि है, किसी को जमा करने दिया जाता है, वो क्या करता है 2 दिन के बाद उसको वो क्या करता है 30% और बढ़ा दिया जाता है, उस राशि को 30% और बढ़ा देता है। तो बताइए टोटल कितना राशि हो गया, ठीक है ना। यानी परसेंटेज में आपको क्या कहेगा कि बढ़ गया घट गया, परसेंटेज में आपको क्या देगा, इतना परसेंट बढ़ गया इतना परसेंट घट गया, बताइए वैल्यू क्या हुआ। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, प्रतिशत में। लाभ हानि में क्या होगा, लाभ हानि तो आप सब अपने गांव में भी देखे होंगे। लाभ हानि क्या होता है, देखिए लाभ हानि जैसे दुकानदार लाता है कोई सामान, ऐसा तो नहीं है कि आपको वो जितना में बेच रहा है उतना ही में आप, जितना में वो बेच रहा है उतना ही में लाया होगा। अगर वो ऐसा ही कंडीशन होगा तो फिर वो कमाएगा क्या, कमाने के लिए कुछ तो उसको लाभ चाहिए। तो क्या करता है, कुछ कम पैसा में लाता है और ज़्यादा में बेचता है ताकि उसको क्या हो, लाभ हो। तो ये सब चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम लाभ हानि में। और कभी वही सामान खराब हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, जितना में लाया उससे कम में ही बेचना पड़ता है, जिसके कारण दुकानदार को क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ये सब सारा चैप्टर जो है ना, आपको लग रहा होगा कि फार्मूला पे पढ़ेंगे, फार्मूला पे कोई नहीं पढ़ेंगे। फार्मूला पे सिर्फ ये वाला चैप्टर रहेगा, बता देते। फार्मूला पे ये चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर रहेगा, ये चैप्टर रहेगा, और ये थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा रहेगा। अब बाकी ओवरऑल जितना सबका कोई फार्मूला नहीं, एकदम लॉजिक वाइज में हम समझाएंगे, ठीक है ना। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या होगा, जैसे आप गांव में भी या बैंक्स में पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए आप बैंक में आप 1000 रुपया जमा करते हैं, बैंक में आप 1000 रुपया जमा कर रहे हैं, कुछ रेट पे जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जाकर उसको 1000 दे दिया, वो कुछ रेट पे लेता है। जैसे मान लीजिए वो 10% रेट पे लिया है, यानी 10%। और ज़्यादातर जो लेता है ये ब्याज वगैरह जो चलता है ये पर ईयर ज़्यादातर, बट गांव में आप देखिएगा पर ईयर नहीं पर मंथ चलता है, ठीक है ना। तो गांव आर में तो बहुत ज़्यादा, गांव आज से ये सब ब्याज वगैरह वाला सिस्टम नहीं आदमी को लेना चाहिए। गांव में जानता नहीं और ब्याज ले लेता है, जिस कारण उसको राशि से बहुत ज़्यादा पैसा भरपाई करना पड़ता है, क्योंकि उसको रेट का पता नहीं होता है। ये उसको क्या दिया जाता है 5% पर मंथ, पर मंथ। और जबकि आप बैंक से लोन लीजिएगा तो आपको पर मंथ नहीं पर ईयर देगा, वो आपको दे देगा 10% पर ईयर दे देगा। तो गांव वाला क्या बोलेगा, वो गांव वाला बोलेगा कि गांव यही तो सस्ता है, ये कहाँ सस्ता है। बट ऐसा कोई है, ये पर मंथ है, 5% पर मंथ। अगर इसको हम 12 मंथ में निकालेंगे तो कितना, 12×5 60%, तो ये ऐसे ही हो जाता है पर ईयर। तो ये कितना है, 10% ही है। ये सब गांव देहात में कुछ ज़्यादा ही चलता है ब्याज का रूल। तो देखिए इसमें आपको एक क्या, आप 1000 जमा करेंगे बैंक में, आपको 1 साल के बाद क्या मिलेगा, वो 1000 तो मिलेगा ही, और साथ में उस 1000 का 10% भी मिलेगा। अब 1000 का 10% कितना होगा, ये सब सारा मैं किसमें पढ़ाऊंगा, प्रतिशत में पढ़ाऊंगा। ये मैं सीरियल वाइज में पढ़ाता जाऊंगा। मुझको लगेगा कि जो चैप्टर पहले पढ़ाना है वो चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊंगा, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे देखिए, साधारण ब्याज हो गया। और दूरी समय गति, दूरी समय गति, जैसे दूरी समय गति में क्या होगा कि एक बाइक वाला जाता है, वो बाइक वाला ना, एक ट्रेन ही हो गया। एक ट्रेन जो है वो पटना से स्टार्ट हुआ है और दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है।
और मान लीजिए ट्रेन का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और दिल्ली से पटना से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो लगभग तो 1000 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा। मान के चलते हम 1200 मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, 1200 किलोमीटर होगा। अब कहेगा कि ट्रेन का स्पीड इतना है और पटना से दिल्ली जा रहा है, बताइए कितना टाइम में पहुंचेगा। वो अगर वो बीच में कहीं ना रुके तो ये सब आपको किस में मिलेगा, दूरी में। आपको दूरी निकालने का ही बोल देगा, कभी वो दूरी और गति दे करके समय निकालने बोल देगा, या तो वो क्या करेगा दूरी और समय दे करके गति निकालने बोल देगा, या तो वो दूरी और समय लेकर के गति निकालने बोल देगा। ऐसा इसमें प्रॉब्लम बनेगा, 3 टाइप का प्रॉब्लम, या तो वो दूरी निकालने बोलेगा, समय निकालने बोलेगा, या तो गति निकालने बोलेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। अभी आप सब धैर्य रखें, धैर्य बना के रखें। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 और ये 2, ये अनुपात और समानुपात। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए ये दोनों का ना आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, ये दोनों का, प्रतिशत का और अनुपात का और समानुपात का। और ये कैसे रिलेशन है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे में वो आपको कह देगा 10% बढ़ गया, पहले कोई समान था वो 10% क्या हो गया, बढ़ गया, तो बताइए उसका रेशियो क्या होगा। 10% बढ़ेगा, 10% का सबसे पहले अगर हम बताएंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो यानी इसको कितना लिख सकते हैं, 1/10। ये क्या कर रहा है, 10% बढ़ गया, यानी एक बढ़ा, पहले से कितना था, पहले से 10 था, यानी पहले 10 था एक बढ़ा, तो कितना हो गया 10:11, यानी पहले 10 था एक बढ़ करके कितना हो गया 11। तो यही दोनों का मैं कैसे रिलेशन बनता है ये मैं अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी किन्हीं को आया होगा समझ में, किन्हीं को ये नहीं आया होगा तो उतना अभी इस पर गौर मत कीजिए। अभी मैं सिर्फ चैप्टर का वो बेस बता रहा हूँ कि आखिर ये चैप्टर में पढ़ना क्या है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए क्षेत्रफल परिमाप आयतन, क्षेत्रफल परिमाप आयतन, क्षेत्रफल परिमाप आयतन। इसमें क्या होगा कि आपको क्या देगा, कोई खेत का आपको वो दे देगा लंबाई और चौड़ाई, आपको बोल देगा क्या उसका क्षेत्रफल निकालिए, या तो कहेगा उसके चारों ओर बताइए कि उसके चारों ओर कितना ईंटा लगाया जा सकता है, ठीक है ना, कितना ईंटा लगाया जा सकता है। या तो बोल देगा कि आपको एक कमरा है, आयतन में आपको क्या बोल देगा, आयतन का मतलब होता है कि आपको उसमें जैसे आपको एक घनावा, इसमें भी क्षेत्रफल परिमाप आयतन में भी 3 टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा। जैसे आपको घन का प्रॉब्लम पूछ देगा, घन का, घनाभ का और बेलन का, शंकु का। शंकु का बहुत कम पूछता है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है घनाभ का और घन का, ठीक है ना। तो ये दोनों ये चैप्टर भी मैं अच्छा से पढ़ाऊंगा आपको, एकदम पूरा फुली में क्लियर होगा। और ये थोड़ा फार्मूला बेस ये चैप्टर है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ज्यामिति, ज्यामिति में आपको पढ़ना पड़ेगा एंगल वगैरह, एंगल, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का टाइप पढ़ना है, त्रिभुज का टाइप, समकोण त्रिभुज, और जो भी होता है न्यूनकोण त्रिभुज, ये सब जो है ना सब आपको किस में पढ़ना है, ज्यामिति में पढ़ना है। न्यून कोण, समकोण, मतलब एंगल का टाइप, मतलब त्रिभुज का टाइप, वृत्त वगैरह, ये सब सारा आपको किस में पढ़ना है, ज्यामिति में पढ़ना है। आगे आ जाए फिर एक एक नियम। एक एक नियम में आपको क्या पढ़ना है, एक एक नियम में ये है कि जैसे आपको क्या कह देगा, 10 पेंसिल का दाम बता देगा कि 10 पेंसिल का दाम, 10 पेंसिल का दाम ये कितना बोल रहे हैं, 110 रुपया है। तो बताइए 5 पेंसिल का दाम कितना होगा। तो वहां पे आपको एक एक नियम का, एक एक का मतलब आगे क्या लगा, एक मतलब एक एक नियम में, इस नियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक का वैल्यू निकालना है। जैसे आप वो दे दिया कितना, 10 पेंसिल का वैल्यू कितना 110 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक पेंसिल का वैल्यू निकालेंगे एक एक नियम के द्वारा। एक एक नियम बोलता है कितना का निकालना है, हमेशा एक का। 10 का इतना, तो एक का हो जाएगा इतना बटा इतना। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 11। पूछ कितना करा है, 5 का। जब एक का दाम 11 तो 5 का दाम 11 गुना 5 यानी 55 रुपीज। कितना, 55 रुपीज।
ऐसे ही करके इसमें और भी बहुत सारा प्रॉब्लम, थोड़ा लंबा लंबा टाइप का प्रॉब्लम रहता है। एक एक नियम को, एक एक नियम हमने भी पढ़ेंगे तो उसका हम अगर ये दोनों चैप्टर भी अगर अच्छा से पढ़ते रहेंगे ना, प्रतिशत और अनुपात समानुपात, तो ये एक एक नियम चैप्टर कुछ नहीं है। मेन आपको ध्यान देना है, जो इस पे ध्यान देना है, इस पे प्रतिशत और अनुपात और समानुपात पे ध्यान देना है, ज्यादातर इसी पे ध्यान देना है। अब आ जाइए वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल घनमूल ये आपने तो नहीं पढ़ा होगा, ये सब पढ़ना था 8 में, आई थिंक पढ़ना है 8 में, तो 8 में पढ़ना है। अब जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं बताऊंगा। ऐसे देखिए, ये जो क्लास है ना, ये स्पेशल तो नवोदय के लिए, लेकिन ये आपका जो स्टैंडर्ड होगा, इसका स्टैंडर्ड नवोदय का जो स्टैंडर्ड आता है, ये बिहार बोर्ड के स्टैंडर्ड से लगभग 7-8 के बराबर आता है। किसके बराबर? 7-8 के बराबर इसका सिलेबस। अगर 7-8 के स्टूडेंट भी अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो वो उनको भी क्या लगेगा कि इसका लेवल क्या है, थोड़ा हाई है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है सिर्फ स्पेशल फॉर नवोदय, ये 7, 8, 6, 5 सब के लिए है, ठीक है ना। टिल देन 8 क्लास, 8 नहीं 9th क्लास, बिकॉज 9th क्लास में देखिए आपको ये पढ़ना है, यही घन घनाभ ये सब वगैरह। वर्गमूल में आपको क्या बोलेगा कि वो कोई संख्या दे देगा, जैसे 256, आप बोल देगा इसका बताइए वर्गमूल क्या होता है, तो इसका मैं वर्गमूल निकालने बताऊंगा, ठीक है ना। उसी का बोल देगा आपको इसका घनमूल बताइए, जिसका घनमूल निकालने में मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जब इस चैप्टर का बारी आएगा। तो आगे आ जाए संख्या श्रेणी। संख्या श्रेणी में आपको क्या कर देगा कि ऐसा कोई संख्या श्रेणी का मतलब क्या होता है, कोई एक लाइन में तो लाइन में एक संख्या बहुत सारा दे देगा, और क्या देगा कि इसका बताइए एडिशन, या इतना नंबर पे कितना संख्या ऐड होगा, कितना होगा, ये सब आपको किस में पढ़ना है, मतलब नामी संख्या श्रेणी, यानी संख्या का क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा। मापन में आपको पढ़ना है, मापन में पढ़ना है जैसे आपको केजी, आपको 200 केजी है, आपको बोल दिया जाएगा इसको कन्वर्ट करने किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो क्विंटल में कन्वर्ट करने का दिया जाएगा। और भी बहुत सारा यूनिट है, यूनिट चैप्टर आपने पढ़ा होगा साइंस में। यूनिट ये क्या है, ये जो साथ में इसमें नंबर के साथ जो लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। बिना यूनिट का कोई नंबर डिफाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी को बोल दें डायरेक्ट कि हम बाजार से जा रहे हैं 200 आटा लेने, तो समझेगा नहीं, उसको हमको साथ में बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? 200 केजी या 200 ग्राम, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट। जब तक संख्या के साथ यूनिट नहीं लगेगा तब तक वो संख्या भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मापन हो गया खत्म। और फिर आ जाइए रीजनिंग है, तो रीजनिंग जो है ये आपका मेनली ज्यादा अगर लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा, तो 1 महीना का टाइम है। 1 महीना में आप सब क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन मेरा लेक्चर इसमें हम बता देते हैं, इसमें लगभग आई थिंक 15 लेक्चर में ये पूरा कर दूंगा रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है ना। इसमें 15 आपको लगभग 1 महीना लगेगा, क्या कि आप स्लोली पढ़िएगा। ऐसे रीजनिंग में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। रीजनिंग में ज़्यादा आपको यही क्या देगा, ये कोई ऐसा फिगर दे देगा, ठीक है ना, और इधर आपको लगा दिया जाएगा ये मिरर इमेज है, आपको क्या दिया जिसमें इसके आगे मिरर लगा है, तो बताइए मिरर में कैसा दिखेगा, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन। या तो आपको क्या दिएगा, यहाँ पानी दे दिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वस्तु को रख दिया, आपको बोलेगा कि पानी में इसका इमेज कैसा बनेगा। ये सब आपको पहचानना है। ये मैं बता दूंगा कि मिरर में कैसा बनता है और इसमें कैसा बनता है, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके आगे आ जाइए हिंदी गद्यांश। ये एकदम सबसे हल्का चैप्टर है। ये आई थिंक आपके एग्जाम में 5 दिन भी रहेगा ना तब भी काफ़ी है। 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन काफ़ी है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। मेनली आपको क्या पढ़ना है, ये सब सारा पढ़ना है। तो ये क्लास फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्पेशल फॉर नवोदय सैनिक और 5 से लेकर के 9 तक के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। अगर 8 तक देखेंगे तो ठीक है। 9th वाला के लिए कुछ चैप्टर है, जैसे में ये है 9th वाले के लिए, 9th वाला के लिए ये है, और सारा भी 1-2 गो होगा, नहीं याद नहीं, यही दोनों है, ठीक है ना। बट 8 क्लास तक के लिए तो एकदम पूरा ये रामबाण है। अगर ये पढ़ लिया 8 क्लास तक का कोई स्टूडेंट पढ़ लिया पूरा चैप्टर, तो
उसका 8 क्लास तक पूरा मैथ क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अब नवोदय के लिए जो पढ़ेगा उसके लिए तो बेटर ही है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले इसका जो स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे इस चैप्टर से मैं आपका स्टार्ट करूंगा नवोदय का क्लास। किससे? प्रतिशत से, परसेंटेज से। ये दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे देख सकते हैं। हिंदी में ज़्यादा इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं इंग्लिश लिखता हूँ ना तो उसमें होता है कि अगर हिंदी लिखता हूँ तो उसमें जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है जो भी है, वो बोलने से वो समझ जाएंगे कि हाँ सर लिखे नहीं है लेकिन इंग्लिश में बोले हैं ना, तो समझ जाएगा वो। लेकिन अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, बिहार बोर्ड वाला को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ, मुझे इस दुख का अंदाज़ा अच्छा से है। ठीक है ना, तो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।